मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। एम इंटू भी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड। इज वेक्टर क्वांटिटी। ये जानते हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं, है ना, लिख चुके हैं ना। दोबारा थोड़ा लिखना है इसको, ठीक है। ये शुरुआत में लिखवा चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। और ज़्यादा समय नहीं देंगे लिखने के लिए, जिसको दम जो धीरे धीरे लिखता है वो फोटो खींच लेगा, ठीक है। या फोटो खींच लो जो जल्दी नहीं लिख पाता है, इतना समय आराम आराम से नहीं देंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन आज का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर सिर्फ मोमेंटम अगर बोलते हैं तो मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब किसी सिस्टम में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। जब किसी सिस्टम में नेट फोर्स कितना होता है, जीरो, तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। कैसे होता है वो देख लेंगे हम, है ना। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acts on system, then linear momentum of system कंजर्व। कंजर्व तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम कंडीशन दे दिए, देखो देंगे 2 मिनट का समय सिर्फ देंगे। कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स लिखो नहीं अभी। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग पढ़े थे। तो व्हाट इज फोर्स, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसको जो है डीपी बाई डी टी, जिसका ये लेक्चर 1 छूट गया है ना, इसके पहले वाला हम यूट्यूब पे डाल देंगे, जिसका छूट गया है, ठीक है। आज या कल डाल देंगे। डीपी बाई फोर्स को लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है। डीपी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम जीरो। जब मोमेंटम में चेंज ही नहीं है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। जैसे हम बोल दिए यहाँ पर क्या है, डीपी इज इक्वल टू जीरो। डीपी मतलब क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है ना, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल। मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम से। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जब जितना पहले था उतना ही बाद में है, वो चीज़ कंजर्व होता है। अगर मोमेंटम जितना पहले है उतना ही बाद में है तो मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व कब हुआ, जब सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। जल्द से उतारो। जब भी हम समझाते हैं तो उसमें समझो, तो आप 1 मिनट रुकेंगे तो 1 मिनट में जो है लिख लो वीडियो में। ठीक है, लिख लिए, ठीक है।
अब इसी मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। ये स्कूल में आता है, कभी कभी पूछ देता है, इसका डेरिवेशन कीजिए बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, डेरिवेशन ऑफ, टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के से जो है इसको ड्राइव करना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, देखो दो ब्लॉक है, ठीक है ना। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका स्पीड मान लेते हैं u1, इसका मास m2 है, इसका स्पीड कितना है, ठीक है। ये है m1 m2 टकराते समय, और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन वन है, मान लो v1 से जा रहा है v2, है ना। देखो हम क्या किए हैं, दो बॉडी लिए हुए हैं, है ना। ये है बी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिफोर कोलिजन है, फोर कोलिजन, कोलिजन के पहले, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। समय देंगे, मान लेते हैं कि u1 क्या है, ग्रेटर देन, ये जाकर टक्कर मारेगा, क्या स्पीड ज़्यादा है इससे, तो जाके टकराएगा, जाके टकरा गया, ठीक है। तो इसका यहाँ से ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम तो इसका मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम होगा। बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो है m1 प्लस, तो फाइनल मोमेंटम क्या है इसका टकराने के बाद, कि फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2। यही प्रूव करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब भी टकराया तो ये इसको इधर फोर्स लगाया, F2 से टक्कर मारा होगा, M1 उसको टक्कर मारा है कितना से, F2 से, M2 कितना से मारा, F2 से। जब ये इसको टक्कर मारा तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन से ये भी इसको इधर फोर्स लगाया होगा, F1, समझ मारा है कि नहीं, है ना। अगर ये उधर मारा है तो इसका इधर भी फोर्स आएगा, जितना एक्शन देगा उतना ही रिएक्शन अपोजिट में मिलता है, ठीक है ना। और एक्शन इक्वल टू रिएक्शन से दोनों फोर्स इक्वल होता है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग क्या सीखे हैं कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। अगर रिएक्शन फोर्स F2 है तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि F1 का डायरेक्शन निगेटिव है, इसको माइनस लिख देते हैं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, F1 इज पॉजिटिव,
F1 is negative direction, here is positive, डायरेक्शन नेगेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखने का समय देंगे तो समझ लो, बस देखते चलो, फिर दोबारा समझा देंगे। क्या बोले कि ये टकराया जाता है एक्शन चलो रिएक्शन से, F2 और F1 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, F दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव है, वो हम लिख दिए। ठीक है ना। अब हम लोग फोर्स जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज फोर्स, F2 लिख सकते हैं हम लोग डी T2 यानी M2। F2 किस में लग रहा है, M2 पे फोर्स लग रहा है ना। तो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर्स हो जाएगा dp/dt, हो जाएगा dp1 ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस है तो माइनस है ना, यानी F2 है चेंज इन मोमेंटम इन M2, P1 है चेंज इन मोमेंटम इन M1। ठीक है, dt कैंसिल कट गया, हो गया ये, और क्या बचा यहाँ से हो जाएगा dp2 चेंज इन मोमेंटम इनटू dp2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम है ना ऑन M2, क्योंकि P2 किस में लग रहा है, M2 में लग रहा है, इज इक्वल टू माइनस क्या है dp1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास M है ना, ऑफ मास M2 M1। ठीक है ना। अब देखो को M2 में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, M2 में अगर M2 को देखो तो M2 के पहले स्पीड था U2, टकराने के बाद इसका चाल बढ़ चेंज हो गया, कितना हो गया, तो M2 में चेंज इन मोमेंटम कितना है, M2 V2 माइनस M2 U2। नहीं समझे, जैसे हम बोल दिए तो एक आदमी है उसका स्पीड है कितना 20 की स्पीड से जा रहा था, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास 50 किलो का है 20 से जा रहा है, तो 50 गुने 20 कितना हो गया 1000, तो मोमेंटम 1000 था। अब जाके किसी जगह टकरा गया, टकराने के बाद उसका स्पीड 10 हो गया, अब उसका मोमेंटम कितना हो गया 50 गुने 10 500, है कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल वाला माइनस इनिशियल। तो हम बोल रहे हैं कि M2 में मोमेंटम चेंज कितना है, तो भाई फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम इसका जो है M2 का बात करें तो M2 का मोमेंटम M2 V2, और यहाँ पे कितना है M2 U2, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, M2 का मास को देख रहे हैं है ना, M2 के लिए देख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं M2 का है ना, M2 का फाइनल है M2 V2 और इनिशियल कितना है M2। ठीक है, इक्वल टू माइनस ये जो है M1 का कितना है, M1 का पहले था U1 स्पीड और बाद में कितना हो गया U2 स्पीड, सॉरी V1 स्पीड हो गया, है ना, है M1 के पहले स्पीड था U1, टकराने के बाद कितना हो गया U1, मोमेंटम चेंज कितना हो गया, इसका फाइनल मोमेंटम M1 V1 माइनस M1 M1 V1 माइनस M1 U1। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इसका जो है मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका M1 का फाइनल मोमेंटम है M1 V1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है M1, फाइनल मोमेंटम कितना है M1 V1 और इनिशियल मोमेंटम कितना है M1। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब इसको इतना कर दिए तो काम हो गया, M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 1, और ये जो है माइनस वाले को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा M2 V2 प्लस M1 V1, उधर ले आएंगे M1 U1 प्लस M2, ये हो गया, है ना। यानी हम बोल सकते हैं दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम M1 V1 M2 V2, है ना, दिस इज P फाइनल इज इक्वल टू दिस इज P, है ना, इसलिए क्या है मोमेंटम कंजर्व।
ठीक है, तो हम क्या आएगा, छोटा हो गया बहुत, और टॉपिक लिख लिए थे ना, यही से लिखना है। देखो, और छोटा कर दें, है ना यहाँ। इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। वही करना था कि सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गया, इक्वल है तो, है ना। सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है ना, लिख लेना, नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो। क्यों जीरो है, एक इधर एक पॉइंट पे एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स लग रहा है, दोनों क्या इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सर, तो ये m2 का पहले स्पीड u2 था, टकराने के बाद स्पीड क्या हो गया v2। m2 के लिए लिखे हुए हैं, ये m2 के लिए लिखे हुए हैं, जब m2 के लिए दिखा रहे हैं, फॉर p2 के लिए दिख रहे हैं। तो पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, m2 u2, और टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2, चेंज कितना हो गया, m2 v2 माइनस माइनस m2। लिख लिया, फोटो खींचा, हो गया सबका, हो गया ना। चलो, अब आगे आगे लिखेंगे। अब इसका जो एप्लीकेशन है, गन प्रॉब्लम, गन प्रॉब्लम कहता है, लेते हैं, ये बिफोर फायरिंग, फॉर फायरिंग, ये है आफ्टर। मान लेते हैं इसका मास m है, जो बुलेट गया है कितना स्पीड का, जो मास है गन का इक्वल वेलोसिटी होगा ना। जब भी हम फायरिंग करेंगे तो एक जो बुलेट निकलता है, जिस मोमेंटम से उसी मोमेंटम से पीछे रिकॉइल होता है। हाँ, कैसे होता है वो प्रूव कर रहे हैं। इक्वल वेलोसिटी मान लेते v2, तो ये है आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, है ना। अब देखो, बिफोर फायरिंग हम मान के चलते इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, कोई बाहरी फोर्स लग रहा है क्या, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स। हम बोल सकते हैं मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। हम कहना चाह रहे हैं कि तो कोई बाहरी फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसलिए गन का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ये नहीं सीखे हैं, जब सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। वही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लिख सकते हैं। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये तो रेस्ट में है ना, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, जीरो है। रेस्ट में तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल जीरो होगा। तो फाइन मोमेंटम कितना होगा, आप फायरिंग के बाद
देखो मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है m1 q1, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर को हम लोग निगेटिव लेंगे, इधर के क्या मानेंगे पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा m2, चल ही सकते हैं ना। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया सिस्टम का, है ना, तो जाएगा m1u1 माइनस m2 v2, है ना। इसको u1 का इसको v1 मान लो, v1 माइनस m2 v2, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा m1v1 इक्वल टू m2v2। इससे ये मालूम चलता है जब फायरिंग करेंगे तो जिस मोमेंटम से बुलेट बाहर निकल रहा है उसी मोमेंटम से गन पीछे आएगा, ठीक है ना। मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बस यही था। हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल या फिर गन, जो, ठीक है ना। आफ्टर फायरिंग जिस मोमेंटम से बुलेट बाहर निकलेगा उसी मोमेंटम से गन पीछे रिकॉइल होगा, ठीक है। राधे फिर अभी तक ठीक है। क्वेश्चन है, ये है 30 ग्राम बुलेट लीव्स अ राइफल विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड and the rifle recoils with a velocity of 0.6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मास ऑफ राइफल। मास ऑफ राइफल क्या बोल रहा है, फायरिंग जब किया तो बुलेट का मास दे रखा है भाई कितना 30 ग्राम का, कितना स्पीड से बाहर निकल रहा है 300 मीटर पर सेकेंड का। बोलता है कि जो राइफल है उसका रिकॉइल वेलोसिटी कितना है 0.6, तो उस राइफल का मास कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिए। तो क्या होगा, हो रहा है कि बुलेट का बात करेंगे तो बुलेट का मास m1 मान लेते हैं कितना 30 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। जो है भी कितना है 3। हाँ, राइफल का बात करेंगे तो इसका मास m निकालना है और v2 कितना है 0.6। हम बताए थे कि m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाता है m2 v2, बताए थे ना। मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम इसका कितना मास है 30 ग्राम बुलेट का, अब v1 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ये राइफल का मास है m2 और वेलोसिटी कितना है 6/10, 1 2 3 9/6/10 2, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 नंबर से 40 kg सेल्फ फ्लाइंग एट स्पीड। ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन
70 दो भाग कितना भाग में? दो भाग में। जिसका पहला भाग जो है वो 15 किलो का, वो रुक गया, दूसरे का स्पीड कितना होगा? दूसरे का स्पीड कितना होगा, ये सवाल है। तो कैसे बनाओगे? समझ में आ रहा है बात, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक जो है, एक शेल है, उसका वजन कितना, मास कितना, स्पीड कितना है? 72। 72 है ना? 22 को मीटर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। 5 में 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 चौ 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इनिशियल स्पीड कितना है? 20 पर सेकेंड। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम मास हो जाता है ना, मास कितना है? 40 किलो। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इनिशियल मोमेंटम इतना है। अब कह रहा है कि ये जो है ना, फट गया दो भाग में, एक और दो। एक का मास है कितना? 15 किलो। दूसरे का मास अपने आप कितना हो जाएगा? 25 किलो। कितना है? 40 किलो का है। कहता है ये रेस्ट में आ गया। अब इसका वेलोसिटी बताइए, इसका वेलोसिटी भी मान लो। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम जीरो हो गया। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 25 × v, है ना? और हम लोग जानते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, जानते हैं इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 800। और फाइनल मोमेंटम कितना है? 25 इंटू ई कितना हो जाएगा? 800 डिवाइड बाई 25। 25 दिया 75, और 50 25 32 मीटर पर सेकेंड। जो उसका जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा? 32 पर सेकेंड। समझ में आया? इसका ये दो भाग एक्सपोर्ट कर गया है ना, क्या रेस्ट में आ गया है? तो पूछ रहा है कि दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा, ये सवाल है। तो इस सिस्टम का फाइन मोमेंटम कितना हो गया? क्या मोमेंटम कितना है? जीरो। मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी 25 × v। ठीक है ना? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यही मोमेंटम कंजर्वेशन से सीखे हैं, क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, खुद ही फटा है, कोई आके उसको फोड़ा नहीं है ना, कोई बाहरी फोर्स नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन में देखिएगा, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाता है, डायरेक्ट लगता है। बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस। तीन भाग में फटा, पहले रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? पहले जीरो। अब फट गया तीन भाग में, फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही आना चाहिए, तो कैसे सोल्व करोगे कि जीरो आएगा? ठीक है, ये बॉम्ब जो है, जो रेस्ट में था पहले, वो तीन भाग में फट गया, तीनों इक्वल मास है। बोलता है कि पहला तो जो दो है, टू फ्रेगमेंट जो है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना, उड़ा। एक का स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द कैलकुलेट स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। तीसरा टुकड़ा का जो है स्पीड कितना होगा? दिख रहा है क्वेश्चन तुम लोग? एक बार समझा देते हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बॉम्ब है, एक रेस्ट में है, मान लो इस टाइप। मास इसका कितना है? 3m मास मान लेते हैं। क्या मास मान लेते हैं? 3m, ताकि 3 भाग फटा है तो m कर लेंगे। इसके क्या रेस्ट में है ना? क्या स्पीड कितना है? रेस्ट में है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका बताओ? 0 हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम भी क्या है? 0 है। ठीक है। अब क्या आता है कि ये 3 भाग में, एक भाग, भाग और 3 भाग में फट गया। पहला ये जो दो है ना, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे के कितना, 90 डिग्री पे एंगल से, है ना, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है ना। इसका सबका मास इक्वल होगा क्योंकि तीनों क्या है, मास इक्वल दे रखा है। क्या स्पीड कितना है? एक का स्पीड है 9, अब एक का स्पीड कितना है? 12। ये एंगल कितना है? 9। वो तो पूछा था इसका स्पीड, इसका तो जानते, इसका जानते, इसका स्पीड कितना? अगर इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। क्या फाइनल मोमेंटम है? बुद्धि है? सब गोबर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वेक्टर खराब होगा नहीं। हम क्या सीखे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन से ये सीखे हैं, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये इसके पास मोमेंटम 0 कैसे करेंगे? ये देखो, एक मास जो है इधर उड़ रहा है, एक में से फिर से हम फेयर करके बना देते हैं। तो 3, है, तीनों का मास इक्वल है। और है कि इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। अब इस प्रकार जा रहा है कि आपका वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है? ठीक है ना? तो इसका जो है, इस मोमेंटम का मान लो, इसका मोमेंटम इधर कितना है? 9 है ना, इधर कितना है? 12। इसके इधर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी 9m हो जाएगा। मास m, वेलोसिटी 9, मोमेंटम कितना हो गया? 9m। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 12m, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। इस दोनों का नेट किधर आएगा? इधर आएगा। नेट 90 डिग्री है तो नेट इधर आएगा। नेट अगर पता है ना, दो वेक्टर जब 90 डिग्री बनाता है, एक मान लो कि a इधर है, इधर b है, और दोनों 90 डिग्री बनाता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? √a² प्लस b² बताया है वेक्टर में, बताया है ना? क्या कितना होगा? √ हो जाएगा 9m का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 12m का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंटम। और इसी के अपोजिट में अगर ये वाला किसी वेलोसिटी से इधर मोमेंटम जा रहा है, अगर इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अगर इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ना 0 होगा। 0 कब होगा? जब इधर का नेट मोमेंटम उधर का नेट मोमेंटम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जब ये इधर का मोमेंटम इधर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर फाइनल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो करना क्या है? इधर का नेट मोमेंटम को इधर के नेट मोमेंटम को इक्वल करना होगा, है ना?
यानी हम जो करने जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि इसका इधर का मोमेंटम कितना है, रूट ओवर 81 m² प्लस 144 स्क्वायर इक्वल टू, है ना, उधर का मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू सोल्व करना है। 81 और 144 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा ना, m² इक्वल टू m इंटू 15 या m इंटू, है ना, अरे m निकल गया ना, तो m कट जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी इसको कितना से उड़ना होगा उधर, 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बात। ये वाला क्वेश्चन मेंस ये बहुत पहले आईआईटी में पूछा गया था और कई बार पूछा गया, हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ हो गया, आज यही तक ना, हो गया क्वेश्चन का दिए।